रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रह रहकर गली के मुहाने पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी या फिर विशाल के खर्राटों की। नम्रता धीरे धीरे अलमारी से सामान निकाल कर नीचे रखती जा रही थी और बीच बीच में मुड़ करके विशाल को देख लेती कि कहीं उसकी नींद तो नहीं खुल गई है। अजीब सी बेचैनी की लकीरें उसके माथे पर साफ नज़र आ रही थीं। अलमारी करीब आधी खाली हो चुकी थी तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो और जल्दी जल्दी घबरा करके सामान निकालने लगी। उसी घबराहट में उसके हाथ से फिसल कर लकड़ी की नक्काशी वाला कश्मीरी डब्बा ज़मीन पर आ गिरा। डब्बे में सहेजी बचपन की यादें बिखर गईं। यादों को सहेजने में छोटे छोटे सामान भी कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। वो लकड़ी की फिरंगी ट्रेन के इंजन वाला समर्पण, उसकी पहली गुड़िया, शीशे वाला छोटा सा स्टार जिसमें रेनबो कलर दिखाता था, जिसे उसने स्कूल के पास वाली दुकान से ख़रीदा था, वह तो गिरते गिरते ही टूट गया और साथ ही विशाल की नींद भी। क्या कर रही हो इतनी रात को? यह सब सामान क्यों बिखेर रखा है? घड़ी देखो तो बज रहे हैं अभी। अब तक सोई क्यों नहीं हो? वो मैं अपनी कुंदन वाली ज्वेलरी खोज रही हूँ। उस दिन शादी में पहन कर गई थी। रात ज़्यादा हो गई थी तो कपड़ों की अलमारी में ही रख दी थी, लेकिन अब मिल नहीं रही है। कई बार देख चुकी हूँ, इसलिए आज सारा सामान निकाल कर देख रही हूँ। कहीं और रख दिया होगा तुमने। तुम्हें याद ही कहाँ रहता है, और देखना ही था तो सुबह देख लेती। इस तरह रात को की भी नींद खराब कर रखी हो और मेरी भी। सुबह कब देख लेती, आँख खुलते ही तो काम शुरू हो जाता है। घर, ऑफिस, मीटिंग का प्रेशर, सब तो देखना ही होता है मुझे। अब तुम सो जाओ, अब कोई आवाज़ नहीं होगी, कहते हुए नम्रता बिखरी यादों को डिब्बे में सहेजने लगी। टूटे स्टार का कांच उंगलियों में चुभ गया, लेकिन उससे ज़्यादा चुभ गए विशाल के शब्द, तुम्हें याद ही कहाँ रहता है। वह फिर अलमारी में ज्वेलरी खोजने लगी और सोचने लगी, तुम भूल गई होगी, तुम्हें याद नहीं, याददाश्त कमज़ोर हो गई होगी। ऐसे वाक्य उसकी ज़िंदगी में ऐसे जुड़ गए थे जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़। कभी विशाल तो कभी बेटा रोहन उसकी दिमागी हालत का एहसास करा ही देते थे। दिन रात इन्हीं बातों से घिरी नम्रता को भी अब यही लगने लगा था कि शायद यही हकीकत है। भूलने की आदत है मुझे, यही एक बात कोई मुझे भूलने नहीं देता है। भावनाओं में डूबी उसकी तलाश सफ़ेद रुमाल में लपेट करके रखी उसकी ज्वेलरी पर आकर रुकी। खोल कर देखा, वही कुंदन का सेट। सुकून पाने की दो वजह मिल गई, वह ज्वेलरी मिल गई, दूसरा उसे अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा हो गया। वो बहुत खुश थी कि उसे याद था कि उसने ज्वेलरी वहीं रखी थी। जल्दी जल्दी उसने सारा सामान अलमारी में रखा और सोने चली गई, लेकिन आँखों में नींद ना थी। आँखों में पिछले दिनों की तस्वीरें उभर रही थी। पिछले 6-7 महीने से अक्सर वह छोटी छोटी बातें भूल जाया करती थी। 7 महीने पहले प्रमोशन के साथ ही भूलने की बीमारी ने भी उसके घर में कदम रखा था। आसान नहीं था घर, ऑफिस सब मैनेज करना। शरीर से ज़्यादा दिमाग थका हुआ महसूस करता था। उस दिन दोपहर में विशाल ने फ़ोन करके बताया, शाम को टाइम पर घर आ जाना, मिस्टर पारिख के घर पार्टी में जाना है। उसे भी अच्छा लगा। मिसेस पारिख अच्छी लेडी हैं, कहीं नौकरी नहीं करती हैं, विशुद्ध भारतीय महिला हैं, लेकिन पढ़ने का शौक़ खूब है उन्हें। बच्चों की परवरिश में जीवन समर्पित कर दिया है। उनसे मिलना, उनके साथ बातें करना नम्रता को काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन शाम तक उसकी स्मरण शक्ति ने धोखा दे दिया और उसने खुद ही मीटिंग बुला ली। घर पहुंची तो बेटे रोहन ने तख्त स्वर से बताया, पापा को बहुत बुरा लगा, वह अकेले ही पार्टी में गए हैं, आपको जाना नहीं था तो पहले ही मना कर दिया होता। वो चुपचाप उसका मुंह देखती रह गई। उसने जान कर तो ऐसा नहीं किया था। अगर वो भूल गई तो विशाल उसे याद भी तो दिला सकता था। छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, कभी कभी कुछ रख कर भूल जाना, कभी आते वक्त सामान लाना और उसके साथ स्टिकर की तरह चिपका वाक्य, तुम फिर भूल गई हो, आज फिर भूल गई हो, बादाम खाया करो।
किसी डॉक्टर को दिखा लो। रोहन का व्यवहार भी दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी, जैसा देखा रहा था वैसा हाँ कर कह रहा था। पहली बार जब रोहन ने ऐसी बात की थी, अगर उस वक्त ही विशाल ने उसे रोका होता तो शायद आज उसकी बातें इतनी पीड़ादायी ना होती। उस रात की बात उसे इस तरह से ज़्यादा ना चुभी होती, लंबी ना खिंची होती। दूसरे दिन बाप बेटे ने तय किया कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाएगा। शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट था। ऑफिस से सीधे वहीं पहुंच जाना भूलना मत, विशाल ने बताया। तो पीछे से रोहन बोला, आप अलार्म लगा लीजिए अपने फ़ोन में वरना भूल जाएंगी। नम्रता ने रोहन का टिफ़िन बैग में रखते हुए बेमन से हाँ से सर हिलाया। तो रोहन बोला, अलार्म मैं ही लगा देता हूँ, नहीं तो आप वो भी भूल जाएंगी। कहते हुए फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। दिल करता है कभी पूछूं ना, मुझे तो तकलीफ़ हर दिन होती है, तुझे क्या महसूस भी नहीं होती। शाम को नियत समय से पहले ही वह डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने कुछ सवाल किए, कुछ टेस्ट कराए और बड़ी संजीदगी से रोहिणी का तलंगा लगाते हुए डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण बताए। सुनकर विशाल और रोहन भविष्य की कल्पना में डूब गए। डर तो नम्रता की भी हो गई थी, पर वह चिंतित नहीं थी। अब घर का माहौल और बदल गया था। अब जो कुछ भी वो ना भूली हो या किसी और की भी गलती हो तो उसके भी जिम्मेदारी उसी को दे दी जाती थी। अब तो काम वाली बाई भी उसे बड़े प्यार से समझा देती, भाभी आप भूल गई होंगी। अब उसको कहे जाने वाले स्लोगन बदल गए थे। अब प्यार ने से समझाया जाता, हो सकता है तुम भूल गई हो, तुम्हें याद ना हो, ऐसा होता है। सुनकर उसका दिल आहत हो जाता था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसे कोई बीमारी है। डॉक्टर ने रात में खाने की एक दवा दी थी जिसे वो चुपके से फेंक देती थी। वह अक्सर सोचती, घर में ही क्यों सब कुछ भूल जाती हूँ, ऑफिस में क्यों नहीं भूलती हूँ। और आज जब उसे अलमारी से उसकी ज्वेलरी मिल गई तो उसे विश्वास हो गया कि उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वह कुछ चीज़ें ही क्यों भूलती है, आखिर कारण क्या है। दूसरे दिन सुबह उसने गूगल सर्च करके सेक्रेटरिस्ट का नंबर निकाला और अपॉइंटमेंट फिक्स किया। ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर 3 बजे पहुंच गई। डॉक्टर आंचल ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर हंस दी। बोली, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो भूलने की समस्या होना स्वाभाविक है। लेकिन डॉक्टर, मेरे पति मुझसे ज़्यादा ऊंचे पद पर हैं, उन पर भी तो काम का प्रेशर होता है, लेकिन वह तो नहीं भूलते हैं। सही कहा आपने, लेकिन जिम्मेदारियां अगर एक ही तरह की हों तो उसे संभालना आसान होता है। आप दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हो। आपके लिए जितना महत्व ऑफिस के काम का है उतना ही महत्व घर का भी है। एक वर्किंग वूमेन को घर, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ देखना पड़ता है, रखना पड़ता है। ऑफिस में बॉस को भी। आप ऑफिस में इसलिए कुछ नहीं भूलती क्योंकि वहाँ आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका सहयोग आपको प्राप्त होता है। घर में इसी सहयोग का अभाव है और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। सबको खुश रखने की चाहत है। आप इतनी ज़्यादा भावनात्मक दबाव में हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी कुछ भूल जाती हैं और आपसे अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें लगता है कि आपको गलती करने का हक ही नहीं है। इसलिए छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी गलती लगती है। आपकी भूल को गिनाया जाता है। आप ध्यान दीजिए तो आपसे ज़्यादा बार आपके पति या आपका बेटा बहुत सी बातों को भूल जाते होंगे। डॉक्टर आंचल ने बहुत प्रेम से समझाया तो नम्रता की आंखें नम हो गई थीं। डॉक्टर ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। पानी पी करके कुछ रिलैक्स होकर नम्रता ने पीठ कुर्सी पर टिका दी। कुछ पल बाद सिकुड़ी भावों के साथ चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए और बोली, डॉक्टर मैं तो समझ गई, पर घर वालों को मैं कैसे समझाऊं? उन्हें तो पूरा विश्वास हो गया है कि मुझे डिमेंशिया है।
उन्हें अगर मैं आपसे मिलवाती हूँ तो बातें आपने मुझसे कही हैं कहने पर लगेगा कि मैंने शिकायत की, क्योंकि उन्हें तो लगता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। कुछ देर सोच करके डॉक्टर आंचल बोली, आप सबसे पहले घर में कैमरे लगवाइए और बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। नम्रता अस्वस्थ हो चेहरे पर खुशी के भाव लिए घर वापस आ गई। दूसरे ही दिन घर में कैमरे लगे। पहला विशाल ने विरोध किया कि कमलाबाई रोहन के आने तक घर में अकेली क्या करती है। उसकी निगरानी के लिए सहमत हो गई। डॉक्टर की सलाह काम कर गई। अब अकेले नम्रता से गलती ना होती, अब सबकी गलतियां उजागर होने लगी थीं। अब नम्रता की याददाश्त पर कोई बादाम खाने की सलाह नहीं देता था। धीरे धीरे नम्रता भावनात्मक दबाव से बाहर निकलने लगी। विशाल को लगता था कि दवाइयों का असर है, जो नम्रता बहुत कम भूलती है, लेकिन ये उसका आत्मविश्वास था जो वो कम भूलती थी।